इंसान हमेशा से डार्कनेस से डरता आया है। बचपन में हमें लगता था कि अंधेरे में मॉन्स्टर छुपे हैं। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें लगा कि मॉन्स्टर्स रियल नहीं होते, लेकिन हम गलत थे। मॉन्स्टर रियल होते हैं, बस वो हमारे बेड के नीचे नहीं बल्कि स्पेस की गहराइयों में छुपे हैं। हम आज तक ब्लैक होल्स को स्पेस की विलन्स मानते आए हैं। हमने इंटरस्टेलर देखी है, हमने गारगेंटुआ देखा है, हमने सैजिटेरियस ए की फोटो देखी है। लेकिन आज मैं आपको जिस चीज से मिलवाने वाला हूँ वो ब्लैक होल नहीं है, वो एक यूनिवर्स ब्रेकर है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मॉन्स्टर जो फिजिक्स के सारे रूल तोड़ देता है। ये इतना बड़ा है कि इसे डिस्क्राइब करने के लिए सुपरमैसिव शब्द छोटा पड़ गया। साइंटिस्ट को एक नया शब्द बनाना पड़ा, अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल। इसका मास, इसकी पावर और इसकी भूख हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। इसका नाम है टर्न 618। आज हम चलेंगे यूनिवर्स के उस कोने में जहां लाइट भी जाने से डरती है। टर्न 618 की कहानी को शुरू करने से पहले हमें वक्त के पहिए को बहुत पीछे घुमाना पड़ेगा। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स बहुत गर्म था, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगा वो ठंडा होने लगा। और फिर आया एक ऐसा दौर जिसे एस्ट्रोनॉमर कहते हैं द कॉस्मिक डार्क एजेस। इस वक्त यूनिवर्स में कोई तारा नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं थी, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस का अंधेरा था। ये अंधेरा करोड़ों सालों तक चला, लेकिन इस शांति के पीछे ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। नॉर्मल हालात में ये क्लाउड्स टूटकर छोटे छोटे तारे बनते हैं, लेकिन उस यूनिवर्स में कुछ जगह ऐसी थी जहां गैस के क्लाउड्स टूटे नहीं, वो सीधा कोलैप्स हो गए। इमेजिन कीजिए एक गैस का बादल जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम से बड़ा है, और वो अपनी ही ग्रेविटी के बोझ से दबकर एक सिंगल पॉइंट पर फोकस हो जाता है। यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ, कोई स्टार नहीं बना, यहाँ सीधा इवेंट होराइजन बना। इस प्रोसेस को कहते हैं डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल। ये टर्न 618 का बीज था। पैदा होते वक्त ही ये सीड इतना भारी था जितना आज के 10,000 सूरज होते हैं। ये एक मॉन्स्टर बेबी था जो पैदा होते ही भूखा था और उसके चारों तरफ खाने का बुफे लगा हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से करीब 70 साल पहले। साल था 1957। लोकेशन थी मैक्सिको। वहाँ एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है टोनेंजेंटला ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमर्स रात में आसमान को स्कैन कर रहे थे। उनका काम था नए तारे ढूंढना। उन्होंने कैमरा से फोटो ली और उन्हें डेवलप किया, पर उन्हें कुछ अजीब दिखा। कुछ स्टार्स थे जो ब्लू कलर के थे, लेकिन वो नॉर्मल स्टार से अलग बिहेव कर रहे थे। उन्होंने इन स्टार्स की एक लिस्ट बनाई, टोनेंजेंटला कैटलॉग। इस लिस्ट में 618वें नंबर पे जो ऑब्जेक्ट था उसका नाम रखा गया टर्न 618। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। सबको लगा ये बस एक फेंट ब्लू स्टार है जो हमारी गैलेक्सी के किनारे पर बैठा है, एक मामूली सा तारा। लोग इसे भूल गए, फाइल बंद कर दी गई। 13 साल बाद 1970 में रेडियो एस्ट्रोनॉमी का दौर आया। साइंटिस्ट ने बड़े बड़े डिश एंटीना स्पेस की तरफ मोड़े। उन्होंने नोटिस किया कि स्पेस के एक स्पेसिफिक पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स आ रही हैं। जब उन्होंने कोऑर्डिनेट चेक किए तो वो वही था, टर्न 618। साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए। एक छोटा सा ब्लू स्टार इतनी हाई एनर्जी रेडियो वेव्स कैसे एमिट कर सकता है। तब एंट्री हुई एक ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर की, मैरी हेलन उलरिच की। उन्होंने टर्न 618 की लाइट का स्पेक्ट्रम एनालाइज किया। दोस्तों, अगर स्पेस में हमें पता करना हो कि कोई चीज कितनी दूर है तो हम रेडशिफ्ट का यूज करते हैं। जैसे एक ट्रेन जब दूर जाती है तो उसकी आवाज चेंज हो जाती है, वैसे ही जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उसकी लाइट रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जितना ज्यादा रेड शिफ्ट उतनी ज्यादा दूरी। जब मैरी हेलन ने टर्न 618 का रेडशिफ्ट देखा तो उनके होश उड़ गए। ये ऑब्जेक्ट हमारी गैलेक्सी में नहीं था, ये पड़ोसी गैलेक्सी में भी नहीं था। ये हमसे करीब 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था। 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स। क्या इसका मतलब समझते हैं आप? हम जो लाइट आज देख रहे हैं वो तब निकली थी जब अर्थ पैदा भी नहीं हुई थी, जब सूरज का भी जन्म नहीं हुआ था। ये लाइट यूनिवर्स के बचपन की है। अब सवाल ये था कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर है तो हमें ये इतना ब्राइट क्यों दिख रहा है? इतनी दूर से तो पूरी की पूरी गैलेक्सी भी एक धुंधले धब्बे की तरह दिखनी चाहिए, लेकिन टर्न 618 चमक रहा था। तब साइंटिस्ट को रियलाइज हुआ ये तारा नहीं है, ये गैलेक्सी भी नहीं है, ये एक क्वेज़ार है। और इसके सेंटर में जो पावर सोर्स है वो अब तक का देखा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लें, क्योंकि अब मैं बात करूंगा नंबर्स की, और ये नंबर्स नॉर्मल नहीं है। टर्न 618 कितना बड़ा है? हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। शुरू करते हैं अर्थ से। ये हमारी दुनिया है, 12,700 किलोमीटर वाइड। ये बहुत बड़ी लगती है ना? फ्लाइट से एक कोने से दूसरे कोने में जाने में 20 घंटे लगते हैं। अब देखते हैं सूरज को। सूरज इतना ज्यादा बड़ा है
कि इसमें 13 लाख अर्थ समा सकती हैं। सूरज हमारे पूरे सोलर सिस्टम का बॉस है। इसका मास पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% है। यूनिवर्स में कुछ ब्लैक होल्स होते हैं जिन्हें हम स्टेलर ब्लैक होल्स कहते हैं। ये सूरज से 10 से 20 गुना भारी होते हैं। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक मॉन्स्टर बैठा है, सेजिटेरियस ए। इसका मास 4 मिलियन सन के बराबर है, यानी 40 लाख सूरज। ये नंबर सुनने में ही बहुत स्कैरी लगता है, लेकिन टर्न 618 के सामने सेजिटेरियस ए एक चींटी है। तो टर्न 618 का मास है 66 बिलियन सोलर मासेस, यानी 66 अरब सूरजों के बराबर। ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि ह्यूमन ब्रेन को भी इसे प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। इसे ऐसे समझिए, अगर सेजिटेरियस ए एक टेनिस बॉल है तो टर्न 618 माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा है। चलिए डायमीटर की बात करते हैं। ब्लैक होल का जो बॉर्डर होता है उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। नेपच्यून जो हमारा आखिरी प्लेनेट है वो सूरज से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। अगर हम टर्न 618 को सूरज की जगह रख दें तो इसका किनारा नेपच्यून तक नहीं, वॉयेजर 1 तक नहीं, बल्कि हजारों गुना आगे तक जाएगा। टर्न 618 का डायमीटर 390 बिलियन किलोमीटर है। एक लाइट की बीम जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, उसे टर्न 618 के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में हफ्ते लग जाएंगे। सोचिए, लाइट को क्रॉस करने में वीक्स लग रही हैं। सोलर सिस्टम को क्रॉस करने में लाइट को सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं। ये मॉन्स्टर इतना बड़ा है कि इसके अंदर 11 पूरे सोलर सिस्टम लाइन बाय लाइन फिट हो सकते हैं। ये साइज फिजिक्स को डराता है, क्योंकि नेचर में कोई चीज इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट के लिए रुकते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, यार ये साइंटिस्ट फेक तो नहीं रहे? इन्होंने 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक इनविजिबल चीज का वजन कैसे नाप लिया? दोस्तों, हमें ये 66 बिलियन का नंबर कैसे मिला? इसका जवाब छुपा है उसकी स्पीड में। फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई चीज किसी हैवी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगा रही है तो उसकी स्पीड हमें बीच वाले ऑब्जेक्ट का मास बता देती है। सोचिए, आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं। अगर पत्थर तेज घूमेगा तो आपको रस्सी पकड़ने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। टर्न 618 के आसपास जो गैस घूम रही है, हमने उसकी स्पीड मेजर की। पर कैसे? हमने डोपलर इफेक्ट को यूज किया। जब गैस हमारी तरफ घूम रही है तो उसकी लाइट ब्लू हो जाती है। जब गैस घूमकर हमसे दूर जाती है तो लाइट रेड हो जाती है। इस रेड और ब्लू के बीच का फर्क हमें बताता है कि गैस कितनी तेज घूम रही है। टर्न 618 के आसपास की गैस की स्पीड 7000 किलोमीटर पर सेकंड है। अर्थ की ऑर्बिट की स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि गैस वहाँ 7000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। इतनी तेज स्पीड पर गैस को पकड़े रखने के लिए बीच में जो ग्रेविटी होनी चाहिए वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वहाँ 66 बिलियन सन का मास हो। ये कोई तुक्का नहीं, ये एक मैथमेटिक्स है। ये केपलर्स लॉ और वीरियल थ्योरम का रिजल्ट है। इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंट है कि टर्न 618 यूनिवर्स का किंग है। मैंने पहले कहा था कि टर्न 618 एक क्वेज़ार है, तो ये क्वेज़ार क्या भला है? देखिए, ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देता, वो काला और इनविजिबल है, लेकिन जब ब्लैक होल को भूख लगती है तब तमाशा शुरू होता है। टर्न 618 एक एक्टिव ब्लैक होल है। ये अपने आसपास की गैस, धूल और स्टार्स को निकल रहा है, लेकिन स्पेस में जब चीजें ब्लैक होल में गिरती हैं, तो वो सीधा नहीं गिरती, वो घूम घूम कर गिरती हैं। इस घूमती हुई गैस को हम कहते हैं एक्रीशन डिस्क। ये डिस्क करीब लाइट की स्पीड से घूमती है। इतनी तेज स्पीड की वजह से वहाँ फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन से क्या होता है? ये डिस्क इतनी गर्म हो जाती है कि इसका टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच जाता है। ये इतना ज्यादा चमकता है कि इसकी रोशनी के आगे पूरी की पूरी गैलेक्सी फीकी पड़ जाती है। इसी चमकते हुए मॉन्स्टर को हम क्वेज़ार कहते हैं। टर्न 618 यूनिवर्स का सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। इसकी ब्राइटनेस 140 ट्रिलियन सन के बराबर है। इमेजिन कीजिए, अगर टर्न 618 हमसे उतना ही दूर होता जितना हमारा पड़ोसी स्टार प्रोक्सिमा सेंट्यूरी है, तो रात होती ही नहीं। इसकी रोशनी इतनी तेज होती कि अर्थ जलकर राख हो जाती। शुक्र मनाओ ये 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। क्वेज़ार यूनिवर्स के सबसे बड़े गन भी होते हैं। ब्लैक होल के पोल से एनर्जी की एक बीम निकलती है जिसे रिलेटिविस्टिक जेट कहते हैं। ये जेट हजारों लाइट ईयर्स लंबे होते हैं। ये एक फ्लेम थ्रोअर की तरह हैं, जो रास्ते में आने वाले किसी भी प्लेनेट या स्टार को वेपराइज कर सकते हैं। टर्न 618 बस बड़ा नहीं है, वो वायलेंट और केओटिक है। अब बात करते हैं टर्न 618 के सबसे खतरनाक वेपन की, द रिलेटिविस्टिक जेट्स। ये लाइट की बीम्स आखिर निकलती कैसे हैं? ब्लैक होल तो सब कुछ खा जाता है, तो ये चीजें बाहर कैसे फेंक रहा है? यहाँ काम आता है आइंस्टीन का जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं फ्रेम ड्रैगिंग।
टर्न 618 शांत नहीं बैठा है, ये घूम रहा है और ये इतना भारी है कि ये अपने साथ साथ स्पेस टाइम के फैब्रिक को भी घुमा रहा है। इस घूमने की वजह से वहाँ मौजूद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्विस्ट हो जाती हैं। ये लाइंस इतनी टाइट हो जाती हैं कि ये गन बैरल बन जाती हैं। जो प्लाज्मा ब्लैक होल में गिरने वाला होता है उसका कुछ हिस्सा इन मैग्नेटिक लाइंस में फंस जाता है और ग्रेविटी उसे खाने की बजाय इन लाइंस के थ्रू पोल्स की तरफ गाइड कर देती हैं। और फिर बूम, ब्लैक होल उस मैटर को लाइट की स्पीड के 99% स्पीड पर स्पेस में फायर कर देता है। ये जेट इतना पावरफुल है कि ये क्वाज़ार फीडबैक क्रिएट करता है। मतलब ये जेट आसपास की गैलेक्सी में नए तारे बनने से रोक देता है। ये गैस को गर्म कर देता है ताकि वो ठंडी होकर स्टार न बन सके। टर्न 618 सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो अपनी गैलेक्सी का डिक्टेटर है। वो डिसाइड करता है कि गैलेक्सी में नए तारे बनेंगे भी या नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने साइंटिस्ट की नींदें उड़ा रखी हैं। क्यों साइंटिस्ट कहते हैं कि टर्न 618 को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? फिजिक्स में एक लिमिट होती है जिसे कहते हैं एडिंगटन लिमिट। मैं आपको इसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब ब्लैक होल तेजी से मैटर खाता है तो रेडिएशन तेजी से बाहर निकलती है। ये रेडिएशन बाकी बची हुई गैस को दूर धकेल देती है। मतलब अगर ब्लैक होल ज्यादा तेज खाएगा तो उसका खाना खुद दूर चला जाएगा। इसीलिए ब्लैक होल के बढ़ने की एक स्पीड लिमिट होती है। प्रॉब्लम ये है कि टर्न 618 हमें 10.4 बिलियन ईयर्स पुराना दिख रहा है। मतलब बिग बैंग के सिर्फ 3 बिलियन साल बाद का। सिर्फ 3 बिलियन साल में कोई चीज जीरो से स्टार्ट होकर 66 बिलियन सन जितनी बड़ी कैसे हो गई? इवन अगर ये पैदा होते ही नॉन स्टॉप खा रहा था तब भी मैथ्स के हिसाब से इसे इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर ये हुआ कैसे? साइंटिस्ट के पास कुछ थ्योरीज हैं। नंबर 1, डायरेक्ट कोलैप्स थ्योरी। शायद ये नॉर्मल स्टार के मरने से नहीं बना। अर्ली यूनिवर्स में गैस के इतने बड़े बादल थे जो बिना स्टार बने सीधा कोलैप्स हो गए। मतलब स्टार बनने का स्टेप स्किप हो गया, वो सीधे ब्लैक होल बने और वो पैदा होते ही मिलियन ऑफ सन के जितना भारी था। नंबर 2, द मर्जर थ्योरी। शायद उस वक्त ब्लैक होल आपस में बहुत तेजी से टकरा रहे थे और मर्ज हो रहे थे। पर सच क्या है हमें पक्का नहीं पता। टर्न 618 एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स है। ये यूनिवर्स के लॉस को चैलेंज कर रहा है। टर्न 618 के साइज को लेकर एक अजीब बात है। हम ब्लैक होल को डेंस मानते हैं। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन माउंट एवरेस्ट जितना होता है, लेकिन टर्न 618 के साथ ऐसा नहीं है। फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस। जैसे जैसे ब्लैक होल का मास बढ़ता है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। चलिए एक दिमाग हिला देने वाला फैक्ट बताता हूँ। अगर आप टर्न 618 के पूरे मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करें तो उसकी एवरेज डेंसिटी पानी से भी कम है। इनफैक्ट वो हवा से भी कम डेंस है। इसका मतलब है कि अगर आप टर्न 618 जितना बड़ा पानी का गुब्बारा बना लें तो वो फिजिक्स के हिसाब से एक ब्लैक होल बन जाएगा। इवेंट होराइजन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। टर्न 618 के केस में ये बाउंड्री सेंटर से इतनी ज्यादा दूर है कि वहाँ टाइडल फोर्सेस बहुत वीक हैं। अगर आप टर्न 618 के इवेंट होराइजन को क्रॉस करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा। आप स्पेस में तैरते रहेंगे, सब कुछ नॉर्मल लगेगा जब तक आप काफी अंदर नहीं चले जाते। ये किसी साइलेंट किलर जैसा है, मौत आएगी पर दस्तक नहीं देगी। चलिए साइंस की किताबें बंद करते हैं और एक सफर पर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट है और हम टर्न 618 के पास से जा रहे हैं। आप खिड़की से बाहर देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा चमकता हुआ डिस्क, एक्रीशन डिस्क। इसका रंग नीला, सफेद और वॉयलेट होगा। ये कलर्स दिखाते हैं एक्सट्रीम हीट। ये डिस्क इतनी बड़ी है कि इसका साइज पूरे सोलर सिस्टम से हजारों गुना बड़ा है। जैसे जैसे आप पास जाएंगे आपको टाइम अजीब फील होगा। आइंस्टीन ने कहा था जहाँ ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ वक्त धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। टर्न 618 के पास वक्त ऑलमोस्ट रुक जाएगा। आपके लिए शायद कुछ मिनट बीतेंगे, लेकिन अर्थ पर लाखों करोड़ों साल बीत चुके होंगे। आप अपने दोस्तों, परिवार सबको खो देंगे। अब आप डिस्क के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ रेडिएशन इतना ज्यादा हाई है कि आपके स्पेसशिप के एटम्स डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे। लेकिन मान लो आप किसी मैजिक शील्ड से बचे हुए हो। आपको सामने दिखेगा द वॉइड, वो काला गोला, द इवेंट होराइजन। आपको लगेगा कि आप किसी अनंत खाई में गिरने वाले हैं। आपको पीछे मुड़कर देखने पर यूनिवर्स डिस्टॉर्टेड दिखेगा। ग्रेविटी लाइट को मोड़ रही है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। क्या आप इवेंट होराइजन क्रॉस करके जिंदा रह सकते हैं? आयरोनिकली हाँ, छोटे ब्लैक होल आपको होराइजन से पहले ही स्पेगेटिफाई कर देते हैं। लेकिन टर्न 618 इतना बड़ा है कि इसकी टाइडल फोर्सेस होराइजन पर वीक है। आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन एक बार क्रॉस करने के बाद रास्ता सिर्फ एक है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सिंगुलैरिटी। वहाँ क्या है? क्या फिजिक्स वहाँ खत्म हो जाती है? क्या वहाँ दूसरे यूनिवर्स हैं? या वहाँ सिर्फ मौत है? जो भी अंदर गया वो कभी वापस आकर बता नहीं पाएगा। हम कहते हैं स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करता क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, लेकिन ब्लैक होल के आसपास गैस के बादल होते हैं, वहाँ मीडियम होता है। नासा ने कुछ ब्लैक होल की साउंड रिकॉर्ड की है और वो साउंड किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। जो आवाज आपने अभी सुनी, ये पर्सियस क्लस्टर के ब्लैक होल की आवाज है। टर्न 618 इससे हजारों गुना बड़ा है। अगर हम टर्न 618 की आवाज सुन पाते तो वो एक ऐसा बी फ्लैट नोट होता जो ह्यूमन हियरिंग रेंज से 57 ऑक्टेव्स नीचे है। ये एक ऐसी आवाज है जो आप सुन नहीं सकते, लेकिन आपकी हड्डियां इसे फील कर सकती हैं। अगर आप इसके पास होते तो सिर्फ इस साउंड वेव की एनर्जी ही आपको वाइब्रेट करके मार डालती। स्पेस साइलेंट नहीं है, वो चीख रहा है, बस हम सुन नहीं पाते। इंटरनेट पे आपने सुना होगा कि टर्न 618 अब किंग नहीं रहा। लोग बात कर रहे हैं फिनिक्स ए की। कहा जाता है कि फिनिक्स क्लस्टर के सेंटर में एक ब्लैक होल है जो 100 बिलियन सोलर मासेस का है, टर्न 618 से भी बड़ा। तो क्या हमें अपना वीडियो टाइटल चेंज कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि फर्क है। टर्न 618 एक कंफर्म मॉन्स्टर है। हमने इसकी लाइट देखी है, हमने इसका मास स्पेक्ट्रम से नापा है, जबकि फिनिक्स ए अभी के लिए एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। साइंटिस्ट ने गैस की मूवमेंट देखकर अनुमान लगाया है, पर डायरेक्टली मेजर नहीं किया। तो ऑफिशियली आज भी टर्न 618 ही यूनिवर्स का अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन है। लेकिन फिनिक्स ए की एग्जिस्टेंस ये बताती है कि हमने अभी बस शुरुआत की है। शायद कहीं अंधेरे में 200 बिलियन या 500 बिलियन मास वाले मॉन्स्टर छिपे हों। हर चीज की एक उम्र होती है। हमारे सूरज की उम्र 10 बिलियन साल है। गैलेक्सीज भी इवेंचुअली मर जाएंगी, स्टार्स फ्यूल खत्म करके बुझ जाएंगे, यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा बचेगा। लेकिन उस अंधेरे में सबसे आखिर तक कौन जिंदा रहेगा? ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग ने हमें बताया था कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं होते, वो धीरे धीरे रेडिएशन एमिट करते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं। लेकिन ब्लैक होल जितना बड़ा होता है उसे इवेपोरेट होने में उतना ज्यादा टाइम लगता है। टर्न 618 इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका लाइफ स्केल हमारी सोच से पार है। टर्न 618 को पूरी तरह इवेपोरेट होने में एक गॉगल ईयर से भी ज्यादा लगेंगे। जब यूनिवर्स का आखिरी स्टार मर चुका होगा तब भी टर्न 618 वहाँ अंधेरे में बैठा होगा। ये यूनिवर्स का लास्ट सर्वाइवर होगा। ये हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री का आखिरी सबूत होगा, एक साइलेंट गार्डियन जो मौत का इंतजार कर रहा है। टर्न 618 जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़कर हमें कैसा फील होना चाहिए? क्या हमें डर लगना चाहिए? मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ। हम इंसान जो धूल के एक कण पर रहते हैं, जिनकी लाइफ यूनिवर्स की एज के सामने एक सेकंड भी नहीं है। हमने अपने दिमाग का यूज करके 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर बैठे एक मॉन्स्टर को ढूंढ निकाला। हमने उसका वजन नाप लिया, हमने उसकी फिजिक्स समझ ली। यकीनन टर्न 618 बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा दिमाग उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो यूनिवर्स को समझने की ताकत रखता है। यूनिवर्स डरावना है पर खूबसूरत भी है। वैसे ही जैसे ये ब्लैक होल डिस्ट्रॉयर्स हैं, पर क्रिएटर्स भी हैं। इन्हीं की वजह से गैलेक्सीज बनती हैं, स्टार बनते हैं, और उन स्टार के आसपास हम जैसी लाइफ बनती हैं। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें और आपको अंधेरे से डर लगे, तो याद रखना उस अंधेरे में मॉन्स्टर है, लेकिन उस अंधेरे को समझने वाले हम एक्सप्लोरर्स भी यही हैं। अगर आपको आज का ये कॉस्मिक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर फ्यूचर में हमें पता चले कि ब्लैक होल एक्चुअली दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा है, तो क्या आप उसमें कूदना पसंद करेंगे? यस और नो? मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लुकिंग अप। I'll see you in the next one.